कक्षा 12वीं हिंदी आरोह भाग 2 का चैप्टर नंबर 7 है आपका बादल राग। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके कवि हैं। यहाँ पे इसके सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम आपके जो पिछले चैप्टर हैं यानी कि 6 हो गया, 5, 4, 3, 2, 1 इन सभी के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में आपको सभी के यानी कि सभी अध्यायों के यहाँ पे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। इस अध्याय का पहला क्वेश्चन है आपका अस्थिर सुख पर दुख की छाया। पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों? तो अस्थिर सुख पर दुख की छाया, इस पंक्ति में यहाँ पे दुख की छाया से क्या तात्पर्य है, ये क्यों कहा गया है और किसे कहा गया है, यही पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया क्रांति अथवा विनाश का प्रतीक है। सुविधा भोगी लोगों के पास सुख के अनेक साधन होते हैं, इसलिए वे क्रांति से हमेशा डरे रहते हैं। क्रांति से पूंजीपतियों को हानि होगी, गरीबों को नहीं। इसलिए कवि ने अमीर लोगों के सुख को अस्थिर कहा है। क्रांति की संभावना ही दुख की वह छाया है जिससे वे हमेशा डरे रहते हैं। यही कारण है कि दुख की छाया का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए कहा क्या जा रहा है कि जो पूंजीपति होते हैं उनको क्रांति से हानि होती है, बल्कि गरीबों को इससे हानि नहीं होती है। कबीर ने अमीर लोगों के सुख को अस्थिर कहा है। क्रांति की संभावना ही दुख की वह छाया है जिससे वे हमेशा डरे रहते हैं, है ना। तो अमीर लोग हैं जो क्रांति से डरते हैं, उसकी संभावना से ही वह डरते हैं। यही कारण है कि दुख की छाया का प्रयोग यहाँ पे कवि ने किया है। अगला क्वेश्चन है आपका असनिपात से सापित उन्नत सतसत वीर। पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? असनिपात से सापित उन्नत सतसत वीर। यहाँ पे असनिपात से सापित उन्नत सतसत वीर पंक्ति में क्रांति विरोधी अभिमानी पूंजीपतियों की ओर संकेत किया गया है, जो क्रांति को दबाने का भरसक प्रयास करते हैं, परंतु क्रांति के वज्र के प्रहार से घायल होकर भी छत बिछत हो जाते हैं। जिस प्रकार बादलों के द्वारा किया गया असनिपात से पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियां छत बिछत हो जाती हैं, उसी प्रकार क्रांति की मारकाट से बड़े बड़े पूंजीपति तथा वीर लोग की धरती चाटने लगते हैं, है ना। यहाँ पे बात कही जा रही है कि जो असनिपात से स्थापित उन्नत सतसत वीर, यहाँ पे जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जब क्रांति का बार उन पर पड़ता है तो किस प्रकार से क्रांति के वज्र प्रहार से घायल होकर भी छत बिछत हो जाते हैं। किसकी तरह? ऊंची ऊंची चोटियों की तरह छत बिछत हो जाती हैं। क्रांति की मारकाट से बड़े बड़े पूंजीपति तथा वीर लोग भी धरती चाटने लगते हैं। यहाँ पे यही बात कही जा रही है। अगला क्वेश्चन है आपका विप्लव रब से छोटे ही शोभा पाते। पंक्ति में विप्लव रब से क्या तात्पर्य है? छोटे ही शोभा पाते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? विप्लव रब से छोटे ही शोभा पाते हैं। तो इस चैप्टर में आपकी जो पंक्तियाँ हैं ना, उनको विशेष ध्यान से पढ़िएगा, उनका अर्थ समझिएगा। यहाँ पे जो आपकी कुछ और पंक्तियाँ आगे दी गई हैं उनका हम भाव संदर्भ विस्तार भी देखेंगे, और आगे जो आपके दिए गए हैं पद्यांश उनके कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, साथ में वो भी हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखिए इसका आंसर रहेगा विप्लव रब से तात्पर्य है क्रांति की गर्जना। क्रांति से समाज के सामान्य जन को ही लाभ प्राप्त होता है, उससे सर्वहारा वर्ग का विकास होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्रांति से जो सामान्य वर्ग होता है समाज का, उसी को लाभ होता है, जबकि पूंजीपति अमीर लोग जो होते हैं उन्हें क्रांति से कोई लाभ नहीं होता। यहाँ पे यही बात कही जा रही है। क्रांति शोषकों और पूंजीपतियों के विरुद्ध होती है ना। जो शोषक होते हैं, समाज के शोषक होते हैं, गरीबों के सामान्य जो लोग होते हैं उनके शोषक जो होते हैं वह पूंजीपति होते हैं, और इन पूंजीपतियों के विरुद्ध एक क्रांति होती है। और संसार में जहाँ जहाँ क्रांति हुई है वहाँ पूंजीपतियों का विनाश हुआ है और गरीब तथा अभावग्रस्त लोगों की आर्थिक हालत सुधरी है। इसलिए कवि ने इस भाव के लिए छोटे ही हैं शोभा पाते आदि शब्दों का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है? तो बादलों का जब आगमन होता है तो उससे प्रकृति में असंख्य परिवर्तन होते हैं, कई विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यहाँ पे हवा तेज चलती है और बादल गरजने लगते हैं। मूसलाधार बरसात की शुरुआत होती है। बिजली के गिरने से ऊंचे ऊंचे पर्वतों की चोटियाँ छत बेछत हो जाती हैं, परंतु छोटे छोटे पौधे वर्षा का पानी पाकर प्रसन्नता से खिल उठते हैं।
यहाँ पे आगे हम इसकी व्याख्या देखेंगे। आपके यहाँ पे पाठ के लास्ट में दी गई है। तो यहाँ पे तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लवित माया। यहाँ पे इसका हम उत्तर देखेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे किस प्रकार से करनी है, इसका अर्थ क्या है ना। कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि क्रांति दूत रूपी बादल, तुम आकाश में ऐसे मंडराते रहते हो जैसे पवन रूपी सागर पर नौका तैर रही हो। छाया उसी प्रकार पूंजीपतियों के व्यवहार पर क्रांति की छाया मंडरा रही है। इसलिए कहा गया है कि अस्थिर सुख पर दुख की छाया, है ना। पहले क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया। कवि ने बादलों को विप्लवकारी योद्धा, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं विप्लव, है ना, विप्लवकारी योद्धा बादलों को कहा है। उसके विशाल रूप को रण नौका तथा गर्जन तर्जन को रणभेरी में के रूप में दिखाया है। कवि कहते हैं कि हे बादल, तेरी भारी भरकम गर्जना से धरती के गर्भ में सोए हुए अंकुर सजग हो जाते हैं, अर्थात कमजोर व निष्क्रिय व्यक्ति भी संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे इसका व्याख्या इस प्रकार से रहेगी। अगला क्वेश्चन है आपका अट्टालिका नहीं है रे। यहाँ पे व्याख्या इसकी भी आपको व्याख्या ही करनी है। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लवन, है ना। यहाँ पे इसका आंसर रहेगा, यानी कि इसकी व्याख्या रहेगी। कवि कहते हैं कि पूंजीपतियों के ऊंचे ऊंचे भवन, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, है ना। पूंजीपतियों के ऊंचे ऊंचे भवन मात्र भवन नहीं है, अपितु ये गरीबों को आतंकित करने वाले भवन हैं, है ना। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लवन, है ना। इसमें रहने वाले लोग महान नहीं हैं, ये तो भयग्रस्त हैं। जल की विनाश लीला तो सदा पंख को ही डुबोती है, कीचड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार क्रांति की ज्वाला में धनी लोग ही जलते हैं, गरीबों को कुछ खोने का डर नहीं है। यहाँ पे गरीबों को क्रांति से कोई डर नहीं है। आपको शुरुआत से ही मैं ये बात बताया जा रहा हूँ कि यहाँ पे पूंजीपतियों और अमीर लोगों को यहाँ पे क्रांति का भय सताता है, इससे वह डरते हैं, जबकि यहाँ पे गरीबों को इससे कुछ खोने का डर नहीं है ना। आगे देखेंगे बादल राग कविता में कवि ने बादलों के बहाने क्रांति का आह्वान किया है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। यहाँ पे विप्लव रव से तात्पर्य है कि क्रांति का स्वर, है ना। जो विप्लव रव शब्द जो कवि यूज कर रहा है यहाँ पे विप्लव रव, इसका अर्थ क्या होता है, क्रांति का स्वर, है ना। तो वह क्रांति का सर्वाधिक लाभ शोषित वर्ग को ही मिलता है, क्योंकि उसी के अधिकार छीने गए होते हैं। क्रांति शोषक वर्ग के विशेषाधिकार खत्म होते हैं, आम व्यक्ति के जीने के अधिकार मिलते हैं, उनकी दरिद्रता दूर होती है, अतः क्रांति की गर्जना से शोषित वर्ग प्रसन्न होता है। यहाँ पे जो शोषित वर्ग और गरीब वर्ग होता है वह क्रांति की, यानी कि कोई आंदोलन करने जाए, अपनी जो उसकी एक ज़रूरतें होती हैं वो उसे नहीं मिल पा रही, अपने हक के लिए लड़ाई के लिए जब उसे क्रांति लड़नी पड़ती है, तो एक गरीब और दरिद्रता वाला वर्ग जो होता है वो बड़ा ही प्रसन्न होता है, क्योंकि वह शोषण से शायद मुक्त हो जाए, उसके मन में ये भाव जाग जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें यही समझाने की बात की जा रही है कि क्रांति का आह्वान किया है, किस प्रकार से यहाँ पे गरीबों के लिए प्रसन्नताकारी समय होता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है क्रांति की गर्जना का शोषक वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनका मुख ढकना किस मानसिकता का द्योतक है। बादल राग कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। यहाँ पे आंसर रहेगा शोषक वर्ग ने आर्थिक साधनों पर एकाधिकार जमा लिया है, परंतु क्रांति की गर्जना सुनकर वह अपनी सत्ता को खत्म होते देखता है, वह बुरी तरह से भयभीत हो जाता है, उसकी शांति समाप्त हो जाती है। शोषक वर्ग का मुख ढकना उसकी कमजोर स्थिति को दर्शाता है। क्रांति के परिणामों से शोषक वर्ग भयभीत रहता है। यहाँ पे जो शोषण कर रहा है, यानी कि जो एक आम जनता का, सामान्य जनता का जो शोषण कर रहे होते हैं, वह एक जो शोषण करने वाले होते हैं ना, वह क्रांति के परिणामों से भयभीत हो जाते हैं, है ना। उसको मुंह ढकना उसकी कमज़ोर स्थिति को दर्शाता है। जब क्रांति को लेकर सामान्य लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो शोषण करने वाले लोग होते हैं वह वर्ग मुख ढकना उसकी कमज़ोर स्थिति को दर्शाता है। तो इस प्रकार से ये बात यहाँ पर कवि द्वारा कही जा रही है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका बादल राग जीवन निर्माण के लिए नए राग का सूचक है, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर रहेगा बादल राग कविता में कवि ने लघु मानव की खुशहाली का राग गाया है। वह आम व्यक्ति के लिए बादल का आह्वान क्रांति के रूप में करता है। किसानों तथा मजदूरों की आकांक्षा बादल को नवनिर्माण के
राग के रूप में पुकार रही हैं। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि जो कोई व्यक्ति है वो अपनी ज़रूरतों से, जो उसका हक है उससे वंचित रह जाता है, उसका प्रतिनिधित्व कौन करती है? क्रांति करती है ना। जो सामान्य लोग होते हैं वो अपने कई हक से वंचित रह जाते हैं, तो यहाँ पे क्रांति के माध्यम से उसे पाया जा सकता है। तो क्रांति उस वंचितों की ज़रूरतों का यहाँ पे प्रतिनिधित्व करती है। बादलों के अंग अंग में बिजलियाँ सोई हैं, वज्रपात से शरीर आहत होने पर भी वे हिम्मत नहीं हारते। गर्मी से हर तरफ सब कुछ रूखा सूखा और मुरझाया सा है। धरती के भीतर सोए अंकुर नव जीवन की आशा में सिर ऊंचा करके बादल की ओर देख रहे हैं। क्रांति जो हरियाली लाएगी उससे सबसे अधिक उत्फुल्ल नए पौधे छोटे बच्चे ही होंगे। तो यहाँ पे क्रांति की बात की जाए, यानी कि जब बादलों का भी है और क्रांति का है ना, कि बादल जब बारिश करेंगे तो हरियाली आएगी पृथ्वी पर। इसीलिए इसी तरह जो है कि क्रांति जब होगी, अपने हक के लिए लोग लड़ेंगे, सामान्य लोग, जन, गरीब, तो सबसे अधिक उत्फुल्ल नए पौधे होंगे, यानी कि सबसे छोटे बच्चे होंगे, है ना। तो कहा यह जा रहा है कि सबसे छोटा किसे कहा जाता है? गरीब को कहा जाता है ना, सामान्य आदमी को यहाँ पे छोटा कहा जाता है ना, आम व्यक्ति, है ना। तो इसे ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा खुश वो ही होंगे जब क्रांति आएगी तो हरियाली लाएगी, है ना। उसी प्रकार से ये कहा जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, बादल राग कविता में ए विप्लव के वीर किसे कहा गया है और क्यों? यहाँ पे आंसर रहेगा, बादल राग कविता में ए विप्लव के वीर बादल को कहा गया है। ए विप्लव के वीर, यहाँ पे कवि कहता है बादलों से, ए विप्लव के वीर बादल घनघोर वर्षा करता है तथा बिजलियां गिराता है, इससे सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बादल क्रांति का प्रतीक होता है। क्रांति आने से बुराई रूपी कीचड़ समाप्त हो जाता है तथा आम व्यक्ति को जीने योग्य स्थिति मिल पाती है। यहाँ पे बादल को एक क्रांति के रूप में बताया गया है, क्योंकि जो शोषक वर्ग होता है ना, जिस पे जो शोषण करते हैं लोगों का, उनका यहाँ पे क्रांति के द्वारा नाश किया जा सकता है ना। तो इसी प्रकार बादल जो करता है ना, वो कीचड़ को समाप्त कर देता है, बिजलियां गिराता है, जिससे सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बादल क्रांति का प्रतीक है, देखिए यहाँ पे बात कही जा रही है। तो ये आपका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 11वें नंबर का आपका क्वेश्चन है, बादल राग शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। बादल राग क्रांति की आवाज़ का परिचायक है। यह कविता जन क्रांति की को प्रेरणा देती है। कविता में बादलों के आने से नए पौधे हर्षित होते हैं, उसी प्रकार क्रांति से आम आदमी को विकास के नए अवसर मिलते हैं। कवि बादलों का बारिश करने या क्रांति करने के लिए करता है, बादलों की बारिश करने या क्रांति करने के लिए करता है। यह शीर्षक उद्देश्य के अनुरूप है, अतः यह शीर्षक सर्वथा उचित है। यहाँ पे कवि ने बादल राग को एक क्रांति के रूप में उपयोग किया है अपने पाठ में, है ना। तो आगे आपके जो हैं वो क्वेश्चन रहेंगे, है ना। आपके जो पद्यांश दिए गए हैं इन्हें पढ़ करके आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जो कि आपको प्रश्न नीचे दिए गए हैं। इसे पढ़ेंगे आप पहले। तिरती हैं समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जगदे दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लवत माया। तो देखिए इसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं इस पद्यांश के, कवि किसका आह्वान करता है और क्यों? यह तेरी रण तरवी भरी आकांक्षाओं से का क्या आशा है, स्पष्ट कीजिए। अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति का अर्थ बताइए। पृथ्वी में सोए हुए अंकुरों पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो इन सभी के आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। चारों क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे आपको नीचे दिए गए हैं। तो जो पिछले आपके चैप्टर हैं वो भी हम कंप्लीट करा चुके हैं, जाकर के जल्दी से देख लीजिए। अट्टालिका नहीं है आतंक भवन, यहाँ पे सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लवन। तो इस प्रकार से ये पंक्ति रहेगी पूरी आपकी, यहाँ पे पूरा आपको पद्यांश दिया गया है। अब इसके क्वेश्चन से बनते हैं, यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। पंख और अट्टालिका किसके प्रतीक हैं? शैशव का सुकुमार शरीर किसमें हंसता रहता है? ये आपके जो हैं 4 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आपको दिए गए हैं। ये आपका लास्ट वाले का आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से आपके इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। इन्हें आप यदि अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं आशा करता हूं कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर अपनी हिंदी में कंप्लीट कर पाएंगे। तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, जिससे आपको इसी प्रकार का कंटेंट, यानी कि सभी चैप्टर के सभी सब्जेक्ट के इसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सभी कंप्लीट करवा दिए जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।